गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पल्लवी सिंह आरपीएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का मेरा शीर्षक एक कविता है जिसका नाम है कर चले हम फिदा वतन साथियों, या हम कह सकते हैं कविता का क्या शीर्षक है, कर चले हम फिदा। ये कविता कैफी आजमी जी के द्वारा रचित है। कैफी आजमी जी जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निवासी थे, उनका जन्म जनवरी 1919 में हुआ था और उनकी मृत्यु 2002 में हो गई थी। कैफी आजमी जी पहले एक मशहूर शायर थे और उनकी कविता जो है कर चले हम फिदा हकीकत सिनेमा में और हकीकत फिल्म में रिलीज हुई थी, जिससे कि इस कविता के द्वारा कैफी आजमी जी को बहुत अधिक चर्चित हुए और उनको बहुत अधिक शोहरत मिली। ठीक है, तो चलिए उनकी कविता की तरफ चलते हैं जो कि कर चले हम फिदा है। कविता में फर्स्ट पद्य है, कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो सबसे पहले हम जो कविता में जो भी कठिन वर्ड्स है उनके मीनिंग को लिखेंगे, तब मैं उसके बाद व्याख्या करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले फिदा का मतलब क्या होता है, न्योछावर। आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए जिससे कि आपको कविता समझने में इजी होगी। ठीक है, हवाले का मतलब होता है सौंपना। वतन का मतलब होता है देश। ठीक है, सांस का मतलब होता है ब्रीथ। नब्ज का मतलब होता है हमारी धमनियों, वेन। ठीक है, कदम का मतलब होता है, कदम का मतलब यहाँ पे है स्टेप से है, पैर से है, पैर के स्टेप से है जो चलते हैं हम एक एक कदम, उससे है। हिमालय जैसा कि हम जानते हैं हिमालय पर्वत से है। और झुकने का मतलब कि उसको झुकने नहीं दिया। बाकपन का मतलब यहाँ पर वीरता से है। ठीक है, बाकपन का मतलब वीरता का भाव। ठीक है, वीरता का भाव। ठीक है, अब तुम्हारे हवाले वतन से, तो ये कुछ टफ वर्ड्स हैं, उनके हमने अर्थ को जान लिया है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी सीबीएसई 10th के छात्र हैं उनके लिए ये कविता स्पेशली है। तो उनके लिए क्या आता है, 5 मार्क्स के सब प्रसंग व्याख्या करने के लिए आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कविता का प्रसंग क्या है, उसके बाद उसकी व्याख्या को जानेंगे। तो प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके बाद पूर्ण विराम, इसके कवि कैफी आजमी है, पूर्ण विराम। अब यहां से यहां तक जो है ये आपका कॉमन है। ठीक है, ये हर एक पद्य के साथ ये प्रसंग आपका आएगा क्योंकि आपकी बुक एक है और जो कवि कैफी आजमी जी है वो भी एक ही है। तो यहां से यहां तक आपका सेम रहेगा। ठीक है, सिर्फ चेंजेस कहाँ होंगे, तो चेंजेस हमारे होंगे यहाँ पर इन पंक्तियों में। जैसे कि फर्स्ट पद क्या क्या है, इन पंक्तियों में कवि एक सैनिक का अपने देशवासियों को दिए आखिरी संदेश का वर्णन कर रहे हैं। क्या वर्णन कर रहे हैं, इसमें एक सैनिक जो है वो अपने देशवासियों को संबोधित करके अपने आखिरी संदेश को दे रहा है, तो उसी का इसमें वर्णन किया गया है पद 1 में। तो चलिए प्रसंग हमने जान लिया, अब हम जानेंगे कि पद की व्याख्या क्या है। तो कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब इसमें जो कवि कैफी आजमी जी हैं कह रहे हैं कि हे मेरे देशवासियों, मैं अपनी जान को, जानो तन, मैं अपनी जान को, अपने प्राण को और अपने शरीर को न्यौछावर करके किसके लिए, देश की रक्षा के लिए अब जा रहा हूं और यह देश अब तुम्हारे हाथों में और तुम्हारे हवाले सौंप के जा रहा हूं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारी सांसें थी वो रुक रही थी
और जो हमारे जो धमनियों में जो खून था वो जम रहा था, फिर भी बढ़ते कदम को हमने रुकने न दिया। फिर भी जो हमारे कदम थे उस समय देश की रक्षा के लिए रुके नहीं, दुश्मनों के आक्रमण को उन्होंने पीछे की तरफ ढकेल दिया। मीन्स इतनी ठंडी में जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पृष्ठभूमि है इस कविता की वो 1962 के भारत चीन युद्ध के समय के या भारत चीन जो आक्रमण हुआ था उसके समय की पृष्ठभूमि है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। उस समय कवि ने उस पृष्ठभूमि को दिमाग में रखकर, माइंड में रखकर इस कविता को लिखा था। तो उसी तरह जब हम देखते हैं कि जो सियाचिन ग्लेशियर है वहां पर इतनी ठंडी पड़ती है कि जिसकी वजह से जो सांस है वो सैनिकों की सांसें हैं वो रुकने का रही हैं, और जो उनके खून है, जो धमनियों में, नसों में जो खून है वो रुक रहे हैं, लेकिन फिर भी वो दुश्मनों का सामना मजबूती से कर रहे हैं। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, हमारे अगर सिर कट भी गए तो कुछ गम नहीं, क्योंकि जो भारत की गौरव का प्रतीक हिमालय है उसको हमने झुकने नहीं दिया। सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। अब मैंने यहाँ पे बागपन का क्या मतलब लिखा है? वीरता का भाव। मीन्स कह रहा है एक सैनिक कि हे मेरे देशवासियों, हे मेरे सैनिक साथियों, मरते समय भी मेरे में वीरता का भाव कम नहीं है और कम नहीं रहा था। इसलिए हे मेरे सैनिकों, अब मैं अपने देश की रक्षा, मैं मरने जा रहा हूं और अपने देश की रक्षा को तुम्हारे हाथों में सौंप के अब जा रहा हूं। अब तुम्हारे हवाले ये वतन है, ठीक है? तो इसकी रक्षा करना, ये इसकी व्याख्या हो गई। अब आइए पद दूसरे की तरफ चलते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। अब इसमें मैंने पहले ही बोला था कि आपको प्रसंग पहले लिखना होगा तब व्याख्या कर लूंगी। तो प्रसंग मैंने पहले ही बोला था कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से ली गई हैं। इसके कवि कैफी आजमी जी हैं, यहां तक कॉमन होगा, ठीक है? उसके बाद हम यहां से लिखेंगे, चेंज करेंगे। क्या लिखेंगे कि इन पंक्तियों में कवि ने एक सैनिक के बलिदान का मतलब वो अपने लाइफ को क्या सैक्रिफाइस कर रहा है देश की रक्षा के लिए, बलिदान के भावात्मक रूप का वर्णन किया है। दोनों ठीक है। अब इसमें यही लिखा है कि इन पंक्तियों में ये यहां से ये दोनों कॉमन रहेगा, 2 लाइनें। तीसरी लाइन में इन पंक्तियों में कवि ने एक सैनिक के बलिदान के भावात्मक रूप का वर्णन किया। मतलब एक सैनिक जो है वो अपने जो लाइफ है, अपने प्राण को देश की रक्षा के लिए कुर्बान कर रहा है और इसीलिए उसके बलिदान को यहाँ पर दर्शाया गया है। कैसे दर्शाया गया देखते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं। अब यहाँ पे जो सैनिक है अपने देशवासियों के से कह रहा है कि हे मेरे देशवासियों, जिंदा रहने के मौसम तो बहुत है, मतलब जिंदा रहने के तो बहुत सारे समय आएंगे, ठीक है, जान देने की रुत रोज आती नहीं। और जो देश की रक्षा के लिए जो जान देने की जो रुत है वो कभी कभी ही और किसी किसी को ही मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती है। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे। अब यहाँ पे हुस्न का लिख लीजिए, रुत का पहले लिख लीजिए, मौसम होता है रुत का मतलब भी। हुस्न इश्क, हुस्न का मतलब है सुंदरता, ठीक है। इश्क का मतलब होता है प्यार। रुस्वा मतलब बदनाम, यहां पे मैं लिख रही हूं क्योंकि जगह कम है। खून मतलब खून, ठीक है।
इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। मीन्स इसमें कवि कैफी आजमी जी कह रहे हैं कवि की ओर सैनिक की ओर से कि हे मेरे सैनिक, हे मेरे सैनिकों और हे मेरे देशवासियों, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खूह में नहाती नहीं। मतलब जो सुंदरता है और जो प्यार है, रुसवा मतलब क्या मैंने लिखा है, बदनाम। जो सुंदरता है और जो प्यार है वो बदनाम हो जाएगी अगर वो जवानी मतलब जवान, जो जवान है जैसे यंग पर्सन जिनको हम बोलते हैं, वो जवानी यदि खूह में नहाती नहीं। मतलब अब खूह में कैसे नहाएगी? खूह में ऐसे नहाएगी कि जो सुंदरता है, जो इश्क है, वो हमें बदनाम कर देगी यदि मेरी यह जवानी देश की रक्षा के काम में ना आ सके, यदि मेरी यह जवानी और यदि मेरा यह खून देश की रक्षा के काम न आ सके। तो ये हमारा दूसरा पद्य कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले मैं आपसे बता रही हूँ कि जब भी सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आपको आएगा तो सबसे पहले आप प्रसंग लिखिएगा, और प्रसंग में जो 2 लाइनें हैं वो हर पद्य के लिए कॉमन होंगी। जो तीसरी लाइन है वो उस पद्य के अकॉर्डिंग रखी गई है, तो आप उसको लिखेंगे और उसके बाद व्याख्या करेंगे तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो चलिए अपने तीसरे कविता के पद्य 3 की तरफ चलते हैं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि धरती का मतलब हम सभी जानते हैं कि अर्थ से होता है, हवाले का मतलब सौंपना, लिख लीजिए आप भी, सौंपना। वीरान का मतलब सुनसान। आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाइए तब आपको क्लियर होगा। सुनसान। कुर्बानियों का मतलब बलिदान। काफिले का मतलब यात्रियों का समूह। यात्रियों का समूह। ठीक है। जश्न का मतलब खुशी। फतह का मतलब जीत। सर पे कफन। कफन का मतलब यहाँ पे जब कोई भी इंसान मरता है तो जो व्हाइट कलर का क्लोथ हम डालते हैं उसके ऊपर, उसे हम कफन कहते हैं। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चुनरी से है, क्योंकि कवि यहाँ पर मौत को गले लगाने को बोल रहे हैं, तो यहाँ पे उसका मतलब चुनरी से है। एक चीज मैं आपको और क्लियर करना चाहूंगी, पहले आपने ये लिख लीजिए। एक चीज ये है कि यहाँ पे देखिए, जहां पे मैंने साथियों 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 लिखा है, वहां पर मैंने क्या है कि वहां पे मैंने डॉट्स नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिए, उसके पीछे रीजन ये है कि जब भी हम किसी को संबोधित करते हैं, जैसे मित्रों, भाइयों, बहनों, सगे संबंधियों, साथियों, तो हम क्या करते हैं कि प्लूरल बनाने के लिए, बहुवचन बनाने के लिए इस पे ये डॉट नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो वैसे ही कविता में यहाँ पर कवि ने वो डॉट का प्रयोग नहीं किया है। जनरली हम यूज करते हैं, लेकिन अगर हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, मित्रों, भाइयों, बहनों, साथियों, तो वो डॉट हम नहीं प्रयोग करेंगे। ये ग्रामर पोर्शन में आपके लेसन से रिलेटेड पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए इसकी तरफ चलते हैं, कविता की तरफ। आई होप आपने ये सारे मीनिंग्स जो है टफ वर्ड के वो लिख लिया होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे इस पद्य का कि इसका प्रसंग क्या है, क्योंकि अक्सर सीबीएसई हाई स्कूल स्टूडेंट के जो छात्र हैं उनके लिए 5 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो ऐसा जब लिखते हैं तो प्रसंग लिखना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो क्या होता है कि मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं।
तो पहली दो पंक्तियों में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था प्रसंग के बारे में कि लिखना जरूरी है, और उसमें जो प्रसंग था वही रिपीट करेंगे, सिर्फ पहली दो पंक्तियों को रिपीट करेंगे, जो तीसरी पंक्ति है सिर्फ उसमें चेंजेस करेंगे। तो क्या है पूरा प्रसंग, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी स्पर्श भाग 2 से ली गई है। इसके कवि कैफी आजमी जी हैं। अब तीसरी लाइन जो चेंज करनी है वही ये लिखा हुआ है मैंने कि इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहने को कहते हैं। ये सिर्फ ये थर्ड जो पद्य है, थर्ड पैरा जो है उसका प्रसंग का ये है, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि फर्स्ट दो लाइन आप हर पद्य के लिए, चाहे वो प्रथम हो, द्वितीय हो, तृतीय हो, चतुर्थ हो, सेम ही रखेंगे, सिर्फ ये लास्ट ही लाइन उसमें चेंज करेंगे जो कि हर पैरा के लिए डिफरेंट है, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप, उसके बाद इसकी व्याख्या की तरफ चलते हैं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। अब इसमें कवि कैफी आजमी जी ने कहा है कि जो सैनिक है अपने साथियों को, अपने देशवासियों को ये संदेश दे रहे हैं कि हे मेरे मित्रों, साथियों, देशवासियों, आज धरती हमारी दुल्हन बनी है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कहने का मतलब कि हे मेरे मित्रों, साथियों और जो भी सैनिक हैं, आज आपके लिए ये धरती माता ही दुल्हन बनी है, और अब मैं इस धरती माता को आपके हवाले सौंप के जा रहा हूं। राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। अब यहाँ पे कुर्बानियों का मतलब क्या लिखा है मैंने, बलिदान लिखा है, और वीरान का मतलब कि सुनसान लिखा है। अब इसमें सैनिक जो है दूसरे सैनिकों और देशवासियों को कह रहे हैं कि हे मेरे मित्रों, सैनिकों, देशवासियों, जो कुर्बानियों, जो बलिदान की राह है वो कभी सुनसान नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, क्योंकि तुम जब एक ग्रुप जो है, जो सैनिकों का एक ग्रुप है, अगर वो खत्म होने जा रहा है तो तुम नए ग्रुप को तैयार करो, इस तरह तैयार करो कि जो कुर्बानी और बलिदान का जो रास्ता है, वो राह है, वो कभी सुनसान न हो, ठीक है। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों। अब यहाँ पे जो सैनिक है अपने आखिरी संदेश में क्या कह रहा है कि हे मेरे मित्रों, देशवासियों, जीत, फतह मतलब जीत का जो जश्न है, जीत की जो खुशी है, इस खुशी के बाद है, मतलब हम देश की अगर रक्षा कर लेते हैं और उसके बाद जो हम खुशी मनाते हैं वो इस खुशी से बढ़कर है, ठीक है। तो जीत का जश्न इस जश्न के बाद है, मतलब जो हम जीत रहे हैं अपने भारत माता की रक्षा करने के लिए, दुश्मनों से उनको बचाने के लिए, वो इस जश्न के लिए ही है, ठीक है। जिंदगी मौत से मिल रही गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों। अब यहाँ पे जो सैनिक है अपने दूसरे सैनिकों और देशवासियों को कह रहे हैं कि हे मेरे मित्रों, सगे साथियों, आप अपने सिर पर कफन बांध लो, मीन्स मौत की चुनरी बांध लो, क्योंकि जिंदगी जो है मौत से गले मिलने जा रही है। जब भी हम बॉर्डर पर जाते हैं, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर या कोई भी और भारत चाइना बॉर्डर पर, देखते हैं कि जो वहां पे सैनिक जो तैनात रहते हैं वो जिंदगी को और मौत से गले मिलने जा रहे हैं, वो अपनी जिंदगी को मौत से गले लगाने जा रहे हैं। तो हमने ऐसा ही देखा, और यहाँ पे इस जो पद्य है इसकी पृष्ठभूमि भी है क्या, 1962 का भारत चीन युद्ध है, ठीक है। उसी पर जो मूवी बनी थी हकीकत, उसी में जो है हमारे कैफी आजमी जी हैं, उन्होंने ये कर चले हम फिदा कविता लिखी थी और दी थी, ठीक है। तो जिंदगी मौत से मिल रही गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, कि हे मेरे मित्रों, साथियों, देशवासियों, आज जो जिंदगी है वो मौत से गले मिलने जा रही है, तो इसलिए अपने सिर पे कफन बांध लो, ठीक है। ये यहाँ पे हो गया पद्य 3। जैसा कि मैंने प्रसंग बोला था, मुझे उम्मीद है, आशा करती हूँ कि आपने प्रसंग ये लिख लिया होगा। ये प्रसंग सिर्फ पद्य 3 के लिए है। अब आइए चलते हैं पद्य 4 की तरफ, पद्य 4 की तरफ। क्या है वो, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर। अब यहाँ पे जमी का मतलब क्या है, जमीन से है, ठीक है।
लकीर का मतलब क्या है? रेखा। रावण, रावण का मतलब यहां पे क्या है? यहां पे रावण का मतलब है दुश्मन रूपी रावण। दुश्मन रूपी रावण, ठीक है। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। अब यहाँ पे दामन का क्या मतलब है? दामन का मतलब आंचल से होता है। जैसे कि हमारे भारत में जो स्त्रियां साड़ी पहनती हैं उनमें आंचल होता है, वो उस यहाँ पर कवि उससे तुलना कर रहे हैं कि छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ पे फिर से मैं एक बार पद्य दोहराना चाहूंगी। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ न आने पाए रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ठीक है, तो आइए देखते हैं, पहले इसका प्रसंग देखते हैं। पहली दो पंक्तियों में जो प्रसंग है वो सेम ही रहेगा। तीसरी पंक्ति जो चेंज होगी वो क्या है? इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं। मतलब अब यहाँ पे देखिए, सैनिक जो है अंतिम क्षण में है, अंतिम सांसें ले रहे हैं, लेकिन अपनी अंतिम सांसों में भी वो अपने देशवासियों को किसके लिए प्रेरित कर रहे हैं? अपने देशवासियों को देशभक्ति के लिए, देश की रक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो व्याख्या की तरफ चलते हैं। खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर। अब यहाँ पे कवि कैफी आजमी जी कह रहे हैं कि हे मेरे देशवासियों, तुम अपने खून का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि खून से होता है, खून से जमीन पर लकीर मतलब रेखा खींच दो। मीन्स हे मेरे देशवासियों, तुम अपने खून से इस जमीन पर रेखा खींच दो, इस तरफ आने न पाए कोई रावण। जैसा कि हमने रामायण में देखा था कि लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, जिसकी वजह से जो रावण था वो उस लक्ष्मण रेखा को नहीं पार कर पा रहा था। उसी तरह यहाँ पर जो कवि है वो कहते हैं कि हे मेरे मित्रों देशवासियों, तुम अपने खूं से इस जमीन पे ऐसी लाइन खींच दो जिससे कि कोई भी दुश्मन रूपी रावण हमारे देश में न आ पाए और न इसे छू पाए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। फिर कवि कहते हैं कि हे मेरे देशवासियों, तुम तोड़ दो उन हाथों को जो कि हमारे देश की तरफ उठ रहे हैं, जिससे कि कोई भी सीता का दामन छू न पाए। मीन्स उस समय रामायण में सीता के बारे में बताया गया था कि जो रावण है वो उनको अपहरण करके ले गया था। तो वहां पे ही ये कवि इससे तुलना करके बता रहे हैं कि छू न पाए सीता का दामन कोई। मीन्स सीता के दामन को कोई अपवित्र न कर पाए, हमारी भारत भूमि की तरफ कोई, हमारी भारत माता की तरफ कोई बुरी नजरों से न देख पाए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। मीन्स हे मेरे देशवासियों, आज राम भी तुम ही हो और लक्ष्मण भी तुम ही हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मीन्स हे मेरे देशवासियों, हे मेरे मित्रों सैनिकों, आज राम भी तुम हो और तुम ही लक्ष्मण हो। अब मैं अपना ये देश तुम्हारे हाथों में और मैं अपना वतन तुम्हारे हाथों में सौंप के जा रहा हूं। सो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कविता पसंद आई होगी। सो मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप न्यू व्यूअर हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।